जल्दी कर भाई। तभी माजी ने कहा बड़ी प्यास लगी है। उन्होंने चोर से कहा कि जल्दी कर भाई, बड़ी प्यास लगी है, जल्दी कर। तो चोर ने क्या कहा, पर मैं तो चोर हूं। मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर सच कह गया। उसने सोचा कि इनका कनेक्शन भगवान से है, अब इनके सामने सच नहीं बोलूंगा तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए सच कह दिया कि मैं तो चोर हूं। तो दादी ने क्या कहा, हुआ करे। माजी ने कहा प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म ने बिगाड़ियो। लोटे के मुंह से कपड़ा न हटाइयो, हाथ रगड़कर धो लीजो और पानी कपड़े से छान कर भरियो। आप चोर के हाथ का पानी पी लोगी? चोर ने पूछा। कहा न रगड़ कर धो लीजो, सब नाचने गाने में लगे हैं, तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पानी पिलाएगा? भगवान वही कहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर कुछ ऐसा अकबकाया। चोर को लगा कि ये भगवान के लिए करेंगे, तेरे और भगवान के सिवा यहाँ कौन है जो पानी पिलाएगा? तो चोर कुछ और अकबकाया कि सच में भगवान यहीं कहीं आसपास में विराजमान है। कि लोटा उठाकर चल दिया, पूरी एहतियात के साथ में पानी भरकर लोटा तो पहरेदार ने दर्द बोझा। पानी भर के लाया तो पहरेदार ने पकड़ लिया उसको, कुएं पर देख लिया गया था। तब माजी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम मां बेटे हुए, अब बेटा चाहे तो चोरी कर चाहे खेती, बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा, सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती से लगा। ये चोरी का धंधा रोमांचक ही होता है, कुछ ज्यादा परिश्रम करना नहीं होता है और ढेर सारे धन की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन उसने छोड़ दिया और खेती में अपना मन लगाया। सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस बूढ़ा लगा मुझे, डरा डरा हैरान सा। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, अब उन दो सन की बूढ़ियों के बीच में अच्छी फंसी। एक तरफ माजी के चलते अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, यानी उनके मन में कोई हीन भावना उत्पन्न नहीं हुई। दूसरी तरफ नानी के चलते देश में आजादी को लेकर नाहक रोमानी ही रही, यानी दोनों महिलाओं के कारण लड़की होने की हीन भावना लेखिका के मन में उत्पन्न नहीं हुई। दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आजादी को लेकर नाहक रोमानी ही रही। 15 अगस्त 1947 को जब देश को आजादी मिली, या यूं कहना चाहिए जब आजादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से मैं बीमार थी। लेखिका आगे कहती हैं कि उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था, इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी, जश्न में शामिल होने की इजाज़त नहीं दी। आगे लिखते हैं, चूंकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र, उनसे ज़्यादा नाना थे, इसलिए हमारे पिताजी जो बात बात पर सत्ताधारी से लड़ते भिड़ते फिरते थे, चुप्पी साध गए। मैं बदस्तूर रोती कलपती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा? मेरी उम्र तब 9 बरस की थी, इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहलती और इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टरी तर्क समझती। डॉक्टर ने जो तर्क दिया था उसको समझ पाती। तंग आकर पिताजी मुझसे ब्रदर्स काराम जो उपन्यास पकड़ा गए, तंग आ गए और उन्होंने मुझे यानी मृदुला गर्ग को एक उपन्यास पकड़ा दिया पढ़ने के लिए। लेखिका मृदुला गर्ग आगे कहती हैं कि किताबें पढ़ने का मुझे मिराक था, अर्थात शौक था। सो जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के सभी प्राणी पलायन कर चुके थे। पलायन कहाँ? जश्न में, स्वतंत्रता प्राप्ति के जश्न में सब लोग चले गए हैं। तो और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे, तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करूं, यानी वो पुस्तक इतनी अच्छी लगी, रुचिकर लगी उनको कि उसको पढ़ती हुई चली गई। या कोई और काम पकड़ूं। उस वक्त ब्रदर्स का आराम जो मुझे देने में क्या तुक थी, तब मेरी समझ में नहीं आया। किताब कितनी समझ में आई वह अब तक नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड्ढमड हो गए। कितना पहली बार में पल्ले पड़ा, कितना बाद में कहना मुश्किल है,
पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूं कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया था। मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया था। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा। जैसे जादू का कालीन मेरा नाटक नहीं, वह 3 किलो की छोरी जैसी कहानियां, वह कट गुलाब उपन्यास के कई अंश। आगे उन्होंने लिखा कि माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। नानी, माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रही। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। घर का नाम था रानी, बाहर मंजुल। लेखिका का अवतार हुआ मंजुल भगत, यानी लेखिका बनी और उनका नाम रहा मंजुल भगत। क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई, इसलिए पैदाइशी जैन समाज छोड़कर भगत बनी। दूसरे नंबर पर मैं थी, घर का नाम उमा, बाहर का मृदुला। मैंने भी शादी के बाद में लिखना शुरू किया था, सो बतौर लेखिका का नाम चला मृदुला गर्ग। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन शुरू हुआ था। शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था, यानी शादी के बाद नाम नहीं बदलना उसी ने चलाया था। मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी पोंगापंथी घरगुस्सू क्यों हो जो अपने पति का नाम अपने साथ में जोड़ती हो, नाम क्यों बदला? हमारे पास उसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था, अब भी नहीं है। पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। यानी नाम बदल लेंगे तो हमारे कैरेक्टर पर, हमारे चरित्र पर कोई परिवर्तन होगा, कोई बदलाव होगा, ये लेखिका ने नहीं देखा। पूछने को तो पिताजी से लोग ये भी पूछते थे, 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं? मुझसे छोटी बहन का घर का नाम है गौरी और बाहर का चित्रा। वह नहीं लिखती, उसका कहना है वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो होना चाहिए। सब लोग लिखते ही लिखते चले जाएंगे तो कोई पढ़ने वाला भी होना चाहिए। खैर, उसके बाद जब 4-5वीं बेटियां पैदा हुई तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि उनका एक एक नाम ही रखा। रेणु और अचला उनकी अगली बेटियां थी। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ राजीव। मजे की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रही, उन्होंने लेखन का कार्य नहीं किया। अचला और राजीव फिर उसमें जा फंसे। अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है, पर राजीव फिर से हिंदी के हवाले, यानी राजीव हिंदी में लिखने लगे। हम 4 लिखते हैं, 4 भाई बहन लिखते हैं और तमाम खानदान हमें पढ़ता है। मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। इस तथ्य को हजम करने में मुझे काफी वक्त लगा, यानी इसके ससुराल में, यानी लेखिका मृदुला गर्ग के ससुराल में उनका लिखा हुआ कोई नहीं पढ़ता था, तो इस बात को हजम करने में थोड़ा वक्त लगा। फिर उसके फायदे भी नजर आने लगे कि कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से 2-4 नहीं होना पड़ता, यानी कहीं लोग मेरी आलोचना तो नहीं करते हैं। खैर, मैं अपनी नहीं उन ऐद देवियों की बात कहना चाहती हूं जो परदादी की मन्नत के नतीजतन धरती पर आई और लेखक नहीं बनी। जो बनी उन्हें सांस लेने की जरूरत कुछ ज्यादा हो, समझ में आता है। जैसा मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा था, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की जरूरत ही ज्यादा है। पर यहां तो हम शेर तो गैर लेखिका बहने 1.25 शेर। चौथे नंबर वाली रेणु का आलम यह था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उससे और उससे छोटी बहन असुला को बस अड्डे से लेने जाती तो रेणु उसमें बैठने से इनकार कर देती, मना कर देती। क्यों?
उसका कहना था कि यूं थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंत शाही का प्रतीक था, जो शायद था प्रसाद के पिताजी के अतिरिक्त लाड़का भी प्रतीक था। और रसोइयों को खाना खिलाकर जल्दी फारिग करने की लाचारी का भी। मां तो सब चीजों से उदासीन थी, पर पिताजी काफी कुड़ते भुनते जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही है और रेणु पीछे पीछे पसीने में तरबतर खरामा था धीरे धीरे। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था, जो एक मोटरसाइकिल पर सवार जवान आकर उसके हाथ में दे गया था। पड़ोस में उनका रुतबा काफी बढ़ गया था। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तिहान देने से भी परहेज था, यानी वो एग्जाम देना पसंद नहीं करती थी। तो पढ़ाई के बारे में उन्होंने लिखा है कि स्कूल तो जैसे तैसे पास कर लिया, पर जब बीए का इम्तिहान देने की बारी आई तो वह अड़ गई। पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों जरूरी है, तब मैं इम्तिहान दूंगी। अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फायदा है, वरना नहीं। हमने तरह तरह के तर्क दिए। मां ने कहा पिताजी से पूछो। पिताजी ने कहा नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह। कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा, यानी किसी तर्क पर उसने विश्वास नहीं किया, न रेणु को न खुद उन्हें। आखिर उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया जो युगों से मां बाप के काम आता रहा है। कहा बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूं करो। रेणु ने बीए कर तो लिया, पर सिर्फ पिता की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक नंबर लाकर। सच बोलने में वह मां से भी 2 कदम आगे है, यानी वो सच्चाई का सामना करती है, सच्चाई का प्रयोग करती है अपने व्यवहार में। गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं वह मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रख लेती है। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है तो वह कहती है कि नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूं, मुझे इत्र का क्या करना है। तीसरे नंबर पर चित्रा है। वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी, पर खुद पढ़ने से ज्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी, इसलिए इम्तिहान में उसके अंक कम और उसके शागिर्दों के ज्यादा आते थे, यानी उसके जो स्टूडेंट्स थे उनको ज्यादा मार्क्स मिलते थे। पर अपने यहां सब चलता था। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नजर में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से। मुश्किल ये थी कि हमारे मां बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ नहीं था। लड़के को भी पता नहीं था कि उसने ऐसा निर्णय ले लिया है, पर उसका कहना था वह जो सोच लेती है करके रहती है। तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई। कोई मुश्किल पेश नहीं आई। आती क्यों? उसने कहा मैंने पहली मुलाकात में ही उसे बतला दिया था कि मैं जो सोच लेती हूं होकर रहता है। तो उसने बात आगे खींची ही नहीं, पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दिए। हम में सबसे छोटी बहन अचला काफी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती रही। कम खिसकी अर्थात जिसका दिमाग खिसका हो। पिता का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई, फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली, पर उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई। घर बार में मन ज्यादा रुचा नहीं और मंजुल और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते ही लिखने का रोग लगा लिया, यानी वो भी लेखन कार्य से जुड़ गई। एक बात हम में एक सी रही, घर बार को परंपरागत तरीके से हमने भले ही न चलाया हो, उसे तोड़ा भी नहीं, यानी शादी नहीं तोड़ी, उसको निभाया। शादी एक बार की और उसे कायम रखा, चाहे तलाक के कगार पर खड़ी चली हो, पर कगार तोड़ डूबी नहीं। शायद इसलिए कि जैसा मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था, हम सभी विश्वास करती रही होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो काफी है। शादी के बाद मैं बिहार के छोटे कस्बे डालमिया नगर में रही, जहां मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों न हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग दड़बों में बैठते थे। तो ऐसी स्थिति थी वहां। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहां पहुंची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन
थी, मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी। उनका जो चलन था वहां से हार नहीं मानी। साल भर के भीतर उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराए मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए। अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। वहां से निकली तो कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे बागलकोट में पहुंच गई। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक उम्र पर पहुंच रहे थे, पर वहां कोई ढंग का स्कूल नहीं था। लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त की। बिशप अर्थात जो फादर होते हैं चर्च में, उनसे प्रार्थना की कि उनका मिशन वहां के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। पहले उन्होंने कहा चूंकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी, इसलिए वे वहां स्कूल खोलने में असमर्थ थे। क्रिश्चियंस लोगों की, ईसाई लोगों की जनसंख्या कम थी, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार जारी रखा। उनसे कहा कि जो गैर क्रिश्चियन लोग हैं, गैर क्रिश्चियन बच्चे हैं, उनको भी तो शिक्षा की आवश्यकता है। तो उनसे दोबारा प्रार्थना की। तब उन्होंने कहा हम कोशिश कर सकते हैं, बशर्ते आप हमें यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 वर्ष तक चलता रहेगा। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा स्कूल की छोड़िए, किसी के भी बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वह अगले 100 बरस तक चलेगा। वे भी गुस्सा खा गए। बोले खुदा का लाख शुक्र है, बच्चों के नए पढ़वाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। बात कड़वी थी पर 100% सच। सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी। सो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहां खोलूंगी और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता दिलवाऊंगी। वहां के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से यह व्रत पूरा हुआ। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्यात स्कूलों में दाखिला भी पा गए, अर्थात प्रसिद्ध स्कूलों में। वहां से फिर उनको एडमिशन भी मिल गया। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए, पर सबसे ज्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में, जो शुरू से अब तक लीक से खिसका अपनी राह खुद तलाशता रहा। पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबले नहीं पहुंच सकती। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई। यानी कितनी जिद्दी थी उनकी बहन रेणु। क्या घटना घटी उस दिन? दिल्ली की खासियत यह रही है कि थोड़ा सा पानी बरसते ही वहां के नाले पर नालों में बाढ़ आ जाती है, पुलों के नीचे पानी भर जाता है और तमाम यातायात ठप हो जाता है। इस कयामाती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्लों से फाइलें पानी में तर आई थी। यानी सरकारी दफ्तरों में जो पहली मंजिल थी, फर्स्ट फ्लोर था, वहां तक पानी भर गया था। अगली सुबह किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला था। जाहिर है कि रेणु के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। रेणु ने कहा कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। अब देखिए कितनी तेज बारिश हुई थी, स्कूल बस लेने नहीं आई थी, फिर भी वो कहती है कि मैं पैदल चली जाऊंगी। सबने समझाया स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा आपको कैसे पता? इस सवाल का माकूल जवाब किसी के पास नहीं था। हमारे यहां फोन जरूर लगा हुआ था, स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते वह ठप पड़ा हुआ था। तो रेणु अकेली पैदल स्कूल चल दी। गनीमत यह रही कि बारिश एक मुश्त बरस लेने के बाद थम गई थी। सड़कों पर पानी था और बरस नहीं रहा था, तो रेणु 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। जैसा हमने कहा था वह बंद था, स्कूल बंद था। चौकीदार रेणु को देखकर दंग रह गया, पर रेणु को कोई मलाल नहीं था। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई। सबने कहा हमने पहले ही कहा था। उसने कहा स्कूल बंद था, तुम वापस आ गई, इसमें आपका कहना कहां से आ गया? सोचती हूं कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन। जगह जगह पानी से लबलब करते सुनसान शहर में निचाट अकेले, बिल्कुल अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चले जाना। सच सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है।
तो देखा आपने कैसे मृदुला गर्ग जी ने अपने संघ की औरतों के बारे में लिखा है, किस प्रकार इन औरतों ने अपनी लीक से हटकर अपनी परंपरागत जीवन शैली को बदल करके अपने जीवन को जिया है। तो हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं जो परंपरा में आज उपयोगी नहीं है, यानी ऐसी परंपराएं जो कुछ आज उपयोगी नहीं है उनको हम बदल सकते हैं, जो समाज के लिए उचित नहीं है उनको हम बदल सकते हैं और नई परंपराएं, नए रीति रिवाज तैयार कर सकते हैं वक्त और हालात के साथ। जो हालात के साथ चले, वक्त के साथ चले, वही सच्चा इंसान है। उम्मीद है आप लोगों को मेरे संघ की औरतें मृदुला गर्ग जी के द्वारा लिखा हुआ जरूर पसंद आया होगा। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय हिंद, जय भारत।